हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 9 इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फोर फीचर एंड री इशू ऑफ अ शेयर्स। अब सबसे पहले समझना जरूरी है फोर फीचर क्या होता है। ये देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चंस भी करे हैं जिसमें कॉल इन एरियर शब्द का हमने इस्तेमाल करा। कॉल इन एरियर क्या होता है कि जब कुछ शेयर होल्डर जिस टाइम पर उनसे कॉल मांगी जाती है वो उस टाइम पर नहीं देते, उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर। हम तब उनको कुछ नहीं कहते, यानी कंपनी जो है कॉल इन एरियर के केस में उनको कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि शायद वो अगली कॉल पर वो जो ड्यूज हैं, पुराने ड्यूज हैं, विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो आपके पास इसका इंटरेस्ट रेट भी है। अगर आप कॉल इन एरियर की बात करेंगे तो उस पर जो है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जब वो उसका बकाया पैसा कंपनी को जब टाइम बीत जाने के बाद वापस करती है। तो जो कंपनी है वो कॉल इन एरियर एक्सेप्ट कर लेती है कि आप एक कॉल के बाद, चलो अगर आपने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट डाला तो आप फर्स्ट कॉल पे पैसे दे दो। फर्स्ट कॉल से ज्यादा फाइनल कॉल पे भी कई बार कंपनी पैसे मांग लेती है। हाँ, उस पर जो भी शेयर होल्डर होगा, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, उसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जितने भी दिन का उसका, जितने भी मंथ का उसका ड्यूज बकाया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी के बार बार इन्फॉर्म करने के बाद भी 14 दिन का नोटिस देना भी बहुत जरूरी है कंपनी एक्ट के अंदर, 14 डेज का नोटिस देने के बाद भी उस पर्सन की तरफ से कंपनी को कोई रिस्पांस नहीं आता, तब कंपनी एक्ट 2013 से पहले भी जो एक्ट था 1956, उसमें भी कंपनी को अथॉरिटी थी कि कंपनी ऐसे डिफॉल्टर शेयर होल्डर के शेयर क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। उसको बोला जाता है फोरफिट। ऐसे केस में उस शेयर होल्डर का ही नुकसान है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जितना भी पैसा वो अब तक दे चुका होगा कंपनी उसको वापस नहीं करेगी। पहला इफेक्ट, कंपनी उसके वो पैसे जब्त कर लेगी। दूसरा इफेक्ट, उस पर्सन की जो शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, जो राइट था, वो राइट भी सेम डे से कैंसिल हो जाता है जब कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेगी। राइट। अब देखिए, फोर फीचर की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसको तीन केस में आप डिवाइड करेंगे। बेसिकली दो केस ही मेन है कि आपने शेयर इशू कैसे करें। अगर आपने शेयर पार पे इशू करे हैं तब फोर फीचर की क्या एंट्री होती है। अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इशू करे थे ओरिजिनली और जब आप जब्त करने जा रहे हैं तब आपकी क्या एंट्री है। फिर जो भी शेयर हम जब्त करते हैं यानी फोरफिट करते हैं, कंपनी का पर्सपेक्टिव ये थोड़ा ना होता है कि कंपनी शेयर जब्त करना चाहती थी। कंपनी तो यही चाहती थी कि मार्केट में ही शेयर रहे और शेयर होल्डर कंपनी का पार्ट बने। तो कंपनी जो है वो शेयर्स होते हैं उनको दोबारा मार्केट में रीसेल कर देती है। तो उस रीसेल को हम लोग क्या बुलाते हैं, री इशू के नाम से बुलाया जाता है। तो कंपनी उन शेयर्स को कम ज्यादा में बेच सकती है। यानी मजे की बात यह है कि कंपनी जितने का शेयर, वो पुराना शेयर बिकना चाहिए, उससे महंगे में भी बेच पाती है, कई बार कम में भी बेच पाती है, कभी उतने में भी बेच पाती है जितना कंपनी को पैसे चाहिए। तो इसमें भी प्रॉफिट लॉस होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे री इशू की एंट्री के टाइम पर। और जो ये फुल प्रोसीजर है, जब आपने शेयर जब्त करे और मार्केट में आपने उसे रीसेल करा, इस दौरान क्या होता है कि आपकी कंपनी को फाइनल प्रॉफिट भी हो सकता है और वो फाइनल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। कैपिटल रिजर्व में वो सारे प्रॉफिट होते हैं जो कंपनी को कभी कभार होते हैं, क्योंकि कंपनी रोज रोज प्रॉफिट नहीं करती रहती। कंपनी पहली बात तो रोज रोज शेयर ही इशू नहीं करती, 8-10 सालों में कभी कभार इशू करती है। तो जब कंपनी रोज ही नहीं करती तो इससे होने वाला जो फाइनल प्रॉफिट होगा कंपनी का वो चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो बेसिकली आपको 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। जब आप शेयर जब्त करेंगे तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, जब आप उसे दोबारा मार्केट में रीसेल करेंगे तब एंट्री क्या होगी, और इस फोरफीचर और रीसेल के दौरान अगर आपको कोई फाइनल प्रॉफिट होता है तो उस फाइनल प्रॉफिट को हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, उसकी जनरल एंट्री का। तो 3 जनरल एंट्रीज बेसिकली हमें सीखनी है, बस थोड़े केसेस अलग अलग होंगे, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप व्हाट इज फोरफीचर, जब्त करना उन शेयर होल्डर के पैसे जिन्होंने टाइम पर पेमेंट नहीं करी, फिर उन्हें दोबारा से मार्केट में रीसेल कर दीजिएगा। रीसेल करने से फायदा नुकसान कुछ भी हो सकता है, राइट, और उसके बाद जो भी फायदा होगा वो कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा, राइट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि अगर हमने शेयर जो है वो पार पे इशू करे हैं और हमारी जनरल एंट्री उस पर्टिकुलर केस में कैसे होती है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री को देखते हैं। तो जब भी शेयर जब्त होती हैं, तो जैसे आप शेयर इशू करते हैं बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री होगी, यानी जब हम शेयर जब्त कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन की शेयर होल्डिंग कैंसिल कर रहे हैं, यानी जो कंपनी अपनी लाइबिलिटी बना के बैठी थी, ड्यू की एंट्रीज आप करते रहे होंगे। आप देखेंगे ड्यू की एंट्री में डिफॉल्ट का कोई क्लू नहीं मिलता।
आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल, जब आप रिसीव करते हैं बैंक की एंट्री, तब आपको कॉलिंग एरियर पता चला, यानी आप बिना बात के उसको अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो हमारी जो इस केस में एंट्री होती है वो एंट्री होती है, हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, जितने से भी हमने उसको अपनी उधारी बनाया था, लाइबिलिटी बनाया था, वो सारी कैंसिल, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर अकाउंट, जो हमने ओपन किया था, कॉल इन एरियर अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या अमाउंट यहाँ पर आता है, क्वेश्चन से भी समझने की कोशिश करेंगे इसको। जितना भी आपने उससे कॉल्ड अप किया था, जितना भी आपने उससे मांगा था, क्योंकि आप मांगने के बाद अगर आप उसे बाहर निकाल देते, जैसे मान लीजिए आपने कंपनी में 10 का शेयर 10 में इशू करा, दैट इज व्हाट इशू एट पार, ठीक है। अब मान लीजिए कि एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपए की है, और जो फाइनल कॉल है वो आपके पास 2 रुपए की। मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन मांगी, वो तो उसने दी होगी, अलॉटमेंट मांगी उसने आपको नहीं दी, ठीक है, फाइनल कॉल मांगी आप उसने नहीं दी, ठीक है, उसके बाद आपने उसके शेयर जब्त कर लिए, तो आप ये एंट्री पास कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज तीनों ही एंट्री में आप ड्यू करके आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ा चुके होंगे। अगर आप ड्यू की एंट्रीज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ड्यू की एंट्री में आपने पूरे से अपने आप को लाइबिलिटी बना लिया कि आपने उसके पेमेंट करनी, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। उसने सिर्फ आपको 3 रुपए एप्लीकेशन की। तो सबसे पहली बात तो आपने उससे मांगा कितना, आपने उससे एप्लीकेशन मांगी उसने दी, अलॉटमेंट मांगी उसने नहीं दी, फाइनल कॉल भी मांगी, तो आपने कॉल्ड अप कहाँ तक किया, 10 रुपए तक, तो यहाँ 10 रुपए आएंगे। कितना उसने दे दिया, कितना उसने दे दिया पेड अप, जितना वो दे चुका था वो हम कर लेते हैं जब्त, और उसके लिए खुलता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, तो उसने सिर्फ 3 रुपए दिए तो वो हम कर लेंगे जब्त। और जितना उसने नहीं दिया, कॉल इन एरियर नॉट पेड अप, जितने का उसने डिफॉल्ट डाला 7 रुपए का, वो चला जाएगा आपके पास कॉल इन एरियर अकाउंट। तो ये आपके पास जर्नल एंट्री है। शेयर कैपिटल में हम उतना लिखते हैं जितना हमने उससे मांगा, शेयर फोरफिटेड में जितना उसने 10 रुपए में दे दिया, और नॉट पेड अप में जितना उसने आपको नहीं दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट कुछ भी हो सकता है, राइट, फिर इसके नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इससे एप्लीकेशन मांगी, इसने दे दी, आपने अलॉटमेंट मांगी, इसने नहीं दी, और इसी के बाद आपने इसके शेयर जब्त कर लिए, आप फाइनल कॉल नहीं मांग रहे, ठीक है, यहीं तक आपने इसको भगा दिया आपने इसको, तो जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो कितना होगा, 7 रुपए, कि आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद ही इसको धक्के मार के भगा दिया, राइट। एंड व्हाट इज शेयर फोरफिटेड, कितना आपको मिल गया था, तो 7 रुपए आपने मांगे हैं इससे, इसने आपको क्या दिया था, सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन, और क्या नहीं दिया था, 4 रुपए अलॉटमेंट के। बाकी जितने भी इसके नंबर ऑफ शेयर होंगे, 500 शेयर होंगे तो 500 से मल्टीप्लाई कर देना, 600 शेयर होंगे तो 600 से, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर सिंगल शेयर का अमाउंट कितना डालना है, राइट। जितना भी आपने उससे मांगा वो यहाँ आएगा, जितना भी उसने दे दिया वो यहाँ आएगा शेयर फोरफिटेड में, और जितना उसने नहीं दिया वो यहाँ। तो शेयर कैपिटल हमने डेबिट क्यों करी, हमने आपको बताया, बिकॉज जब जब हम ड्यू करते हैं तो हम उसको अपनी लाइबिलिटी बना लेते हैं, तो हमने वो लाइबिलिटी हटा दिया, हमने उसको कुछ नहीं देना, हमने अपनी लाइबिलिटी को उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। जो पैसा हमने उसका जब्त करा वो कंपनी के ऊपर एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट होती है, राइट। कई लोग मानते हैं कि इनकम है, थोड़ी देर के लिए इनकम मान के चल सकती हूँ कि कंपनी की इनकम हो गई, क्योंकि कंपनी को उसको कुछ भी नहीं देना, तो 3 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर कंपनी की जेब में आ गई, तो इनकम क्रेडिट होती है। और कॉल इन एरियर अकाउंट जो आपने ओपन किया था उसको कैंसिल करना, बिकॉज अब कॉल इन एरियर ओपन नहीं रहेगा क्योंकि उससे पैसे नहीं मिल रहे। अगर ये पैसे दे देता तब हम करते बैंक टू कॉल इन एरियर, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए तो वो कॉल इन एरियर अकाउंट जो आपने ओपन करा है उसे कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो आई होप बेसिक जर्नल एंट्री क्लियर रही होगी कि कैसे करते हैं व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार और हमने फोरफिट करना। तो चलिए अब दूसरा केस समझते हैं, जब शेयर इशू करा गया हो प्रीमियम पर और हमें शेयर क्या करने हो, फोरफिट करने। हाँ जी बच्चों, अब अगर शेयर इशू करा गया प्रीमियम पर, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है कि मान लीजिए 10 का शेयर 12 में इशू करा गया, ठीक है, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए की है जिसमें 2-2 का कॉम्बिनेशन है, 2 रुपए प्रीमियम का, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, फाइनल कॉल 2 रुपए की। अब मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, राइट। अब उस शेयर होल्डर से हमने एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, अलॉटमेंट मांगी, उसने दे दी, फर्स्ट कॉल मांगी, उसने दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी, राइट। फाइनल कॉल मांगने के बाद भी उसको बार बार रिमाइंडर डाला गया, 14 डेज का नोटिस भी भेजा गया, बट स्टिल उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो कंपनी क्या कर लेगी, उसके शेयर जब्त। तो जब भी शेयर प्रीमियम पर इशू करा गया तो आपको ये देखना है कि जो डिफॉल्टर शेयर है, शेयर जब उसके फोरफिट करे जा रहे हैं, क्या वो प्रीमियम पे कर चुका है या नहीं पे कर चुका। तो अगर प्रीमियम पे कर चुका है तो फर्स्ट वाली एंट्री जो कि हमने आपको करके दिखाई है, नहीं पे करा तो सेकंड वाली एंट्री। अभी जो केस आपके सामने मैंने आपको बोला
उसमें वो एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल दे चुका है, यानी वो प्रीमियम पे कर चुका है, राइट। जब प्रीमियम पे कर चुका हो तो प्रीमियम का नाम भी मत लेना कहीं भी, उसका नाम ही नहीं आएगा। वैसे भी आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ फेस वैल्यू इस्तेमाल होती है। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या आएगा अभी हमने बताया, जितना आपने उससे मांगा फेस वैल्यू, 12 रुपए मत बोलिएगा, फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम या डिस्काउंट का मांग नहीं आता। तो आपके पास आपने कितना मांगा, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी, फर्स्ट कॉल भी मांगी, फाइनल कॉल भी मांगी, यानी आपने पूरे 10 रुपए मांगे हैं उससे, राइट। दैट इज द कॉल्ड अप अमाउंट, जितना आपने उससे मांगा फेस वैल्यू। उसने कितना दे दिया आपको, 3 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए। आप जब भी याद रखिएगा वो प्रीमियम पे कर चुका है, प्रीमियम को काट दो, प्रीमियम की बात ही नहीं करनी। अगर वो प्रीमियम दे चुका है, आपने कभी भी फोरफिट में प्रीमियम अमाउंट नहीं डालना, अगर वो दे चुका है तो, राइट। तो आप भूल जाओ कि प्रीमियम नाम की कोई चीज भी थी। तो आप ये बोलोगे 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए उसने, 2 रुपए अलॉटमेंट के दिए उसने, 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के, तो उसने कुल मिलाकर आपको 8 रुपए दे दिए हैं। जितना भी मिल जाता है वो फोरफिटेड अमाउंट। कॉलिंग एरियर में कितना आता है, जितना उसने नहीं दिया 2 रुपए। इज इट ओके? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सेम एंट्री हुई है जो केस 1 में हुई। अगर वो प्रीमियम दे दे तो भूल जाओ प्रीमियम नाम की कोई चीज भी है, उसका अमाउंट भी बात नहीं करोगे, उसके नाम की बात भी नहीं करोगे। तो क्या एंट्री हो गई, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉलिंग एरियर। शेयर कैपिटल में लिखते हैं जितना हमने उससे मांगा, तो हमने उससे कितना मांगा था, पूरा एंड तक मांगा, तो 10 रुपए कॉल्ड अप है। क्या दिया था, एप्लीकेशन के 3 रुपए, ये तो अलॉटमेंट के 4 थे, बट बात ही नहीं करनी इस बारे में जब वो प्रीमियम दे चुका है ना। तो 2 रुपए दिए, 3 रुपए आपके पास फर्स्ट कॉल के, तो कुल मिला के आप 8 रुपए मिल गए थे, वो हमने शेयर फोरफिटेड में क्रेडिट कर दिए। और कॉलिंग एरियर जितना हमें नहीं मिला वो हमने इसमें डाल दिया, राइट। इसी चीज को और थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसी के बाद हमने उसको अपनी शेयर होल्डिंग से भगा दिया, भाई कि भागो यहां से, है ना। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पहले तो ये देखो प्रीमियम पे हो चुका है, बिल्कुल पे हो चुका है, तो प्रीमियम की तो बात ही मत करना, प्रीमियम को तो काट डालो, नाम भी नहीं लिखना, अमाउंट की बात भी नहीं करना। शेयर कैपिटल में उतना लिखते हैं जितना हमने उससे मांगा। तो क्या आपने उससे फाइनल कॉल मांगी, बिल्कुल नहीं, आपने उससे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और फर्स्ट कॉल मांगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 रुपए, जितना आपने उससे कॉल्ड अप किया। ना फोरफिटेड में उतना जाता है जितना उसने आपको दे दिया, 3 रुपए दे दिए, अलॉटमेंट दे दी, प्रीमियम की बात ही नहीं करनी, और बस, तो उसने आपको 5 रुपए दे दिए। तो क्या नहीं दिया था, 3 रुपए का कॉलिंग। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि शेयर कैपिटल में आपने क्या डालना है, फेस वैल्यू डालनी है, और जितना आपने उससे मांगा। अगर आपने 10 तक मांगा तो 10 रुपए आएंगे, अगर आपने इसके बाद ही उसको भगा दिया तो 8 रुपए आएंगे। हमेशा यहाँ पर अमाउंट फिक्स नहीं है, इट वुड बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ तक उससे मांगा। यहाँ पर आएगा जितना उसने दे दिया, और यहाँ पर आएगा जितना उसने कॉलिंग एरियर करा, यानी जितना उसने नहीं दिया। बाकी नंबर ऑफ शेयर से इसको हम क्या कर देंगे, इनटू, तो यहाँ आ जाएगा 4000, यहाँ आ जाएगा 2500, और यहाँ पर आ जाएगा 1500, राइट। व्हाट अबाउट अगर वो प्रीमियम पे डिफॉल्ट डाले, यानी अगर उसने अलॉटमेंट ही ना दी होती, तब क्या एंट्री होती। तब आपके पास, मैंने आपको जो केस बनाया है उसमें मैं सेकंड में चली जाऊंगी। आप देखिए, मैंने आपके पास एक और एंट्री लिखी है और उस पर हेडिंग भी बना रखी है, प्रीमियम नॉट पेड। जब प्रीमियम नॉट पेड होगा तब हम इस केस पर आ जाएंगे, और इस केस में क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट कर रखा है। प्लीज डोंट यूज एब्रीविएशन लाइक अस, हम लोग समझाने के लिए फटाफट से करते हैं, आप लोगों को अलाउड नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉलिंग एरियर। तो मतलब बाकी एंट्री तो सेम ही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है। एक एक्स्ट्रा चीज की अगर बात करी जाए तो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों आया है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ही देखिए, हमने एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल मांगी, उसने नहीं दी, और इसी के बाद हमने उसके शेयर जब्त कर लिए, मान लिए, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन। अब जब वो प्रीमियम नहीं देगा तब हम प्रीमियम की जरूर बात करेंगे, ना मजेदार बात। जब प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, और जब प्रीमियम नहीं दे रहा तो डेबिट कर रहे हैं जी, तब हम दिखा रहे हैं कि हमारा लॉस हो गया, क्योंकि अगर हम डेबिट कर रहे हैं दैट मींस हमारा लॉस हुआ है। अब देखिए, इसको डेबिट क्यों करा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको डेबिट इसलिए करा जाता है बच्चों कि जब अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करी गई होगी, तो ये एंट्री करी गई होगी, देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी तो सबसे बड़ी गलती होती है ड्यू के टाइम में, क्योंकि हमें रिसीव के टाइम पे पता चलता है कि कोई डिफॉल्ट है, ड्यू के टाइम पे हमने लिख दिया कि हमारी ये लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना। जितने भी शेयर होल्डर होंगे उसमें ये 500 शेयर वाला भी तो इंक्लूड होगा।
और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर दिया था और मान लिया था कि रिसीव हो जाएगा। वो तो जब आप रिसीव करने बैठे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, तब जाके आपको पता चला ना कि ये कॉल इन एरियर हो गया, अलॉटमेंट कम मिलेगी। यानी आपका गलती से सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू के टाइम पर ही क्रेडिट पड़ा हुआ है। क्रेडिट का मतलब है कि आप ये मान के चल रहे हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए होंगे, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ बिकॉज इस पर्सन ने कॉल इन एरियर कर दिया था। तो वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम 500 शेयरों से क्रेडिट चल रहा है, हमें वो कैंसिल करना है और इसी वजह से हम इसको यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। तो मैम आपने यहाँ क्यों नहीं किया था? बिकॉज यहाँ पर आपको मिल चुका था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हमने क्रेडिट किया और उसने दे भी दिया तो काहे की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कब आती है? जब हमने क्रेडिट तो कर दिया था ड्यू की एंट्री में, लेकिन हमें मिला नहीं, तो वो हमें कैंसिल करना है बिकॉज वो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में नहीं तो बैलेंस शीट में चला जाएगा कि हमें मिल गया, जबकि नहीं मिला। उसे कैंसिल आउट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर रखा है। आई होप द रीजन इज क्लियर। थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी होगी तब हमने एसपीआर को क्रेडिट करा होगा सभी शेयर होल्डर से, लेकिन जब हमने रिसीव करा तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने एसपीआर आपको नहीं दिया। तो जब मिला ही नहीं तो कैंसिल तो करना है ना। तो कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में काटा तो नहीं जाता, क्या करा जाता है? कोई चीज क्रेडिट हो गई है गलती से तो उसे क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। तो बस उसी इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। तो कितने रुपए का प्रीमियम उसने नहीं दिया? पूरे 2 रुपए नहीं दिए। शेयर कैपिटल में क्या होता है? बाकी कहानी तो यही वाली है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? जितना उसने हमें नहीं दिया वो हमने डेबिट कर दिया, 2 रुपए इंटू 500 शेयर। बाकी शेयर कैपिटल में क्या आता है? जितना आपने उससे मांगा और फेस वैल्यू, तो 2-3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के। इससे ज्यादा आपने उससे नहीं मांगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 रुपए। व्हाट अबाउट शेयर फोरफिटेड? शेयर फोरफिटेड में आता है जितना उसने आपको दिया, तो उसने सिर्फ आपको एप्लीकेशन दी थी, क्या नहीं दिया उसने कॉल इन एरियर, तो 4 रुपए अलॉटमेंट नहीं दी और 3 रुपए का ये नहीं दिया, यानी कुल मिलाकर 7 रुपए नहीं दिए। ध्यान से समझिएगा, जब ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा डेबिट में तो क्रेडिट में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का रोल होगा। यानी जब आपको प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट हुआ और कॉल इन एरियर में भी हम जरूर शो करेंगे कि हमें प्रीमियम के पैसे नहीं मिले। तो ये था प्रीमियम पेड का केस और ये था प्रीमियम नॉट पेड का केस। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करिए और यहाँ से ये वाला टॉपिक इसको दोबारा सुनने की जरूरत है। राइट, हम दोबारा बोलेंगे उसको कोई फायदा नहीं, लेकिन आप लोगों को अगर आप दोबारा सुनेंगे सेम चीज को तो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहली बार ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, जब आपसे दूसरी बार सुनेंगे तो जो आपको 20-40% कमी रह गई थी वो दोबारा समझ में आ जाएगी। तो अब हम समझते हैं फोरफिट हमारा हो गया, री इशू की एंट्रीज कैसे होती है और फिर फाइनल प्रॉफिट कैसे कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। हाँ जी बच्चों, अब री इशू का मतलब क्या है? जो आपने जब्त करे हैं शेयर, मार्केट में उतार देना, उनको रीसेल कर देना को क्या बोलते हैं? री इशू बोलते हैं। तो क्या एंट्री हो सकती है? अगर आपका 10 का शेयर था, ठीक है, और जो पर्सन था उस, या आप सिंपल सोचिए उस फोर फीचर को कोई लॉजिक नहीं लेते, 10 रुपए का शेयर अगर आप 11 रुपए में बेच रहे थे तो आपका 1 रुपए का फायदा हो गया। अगर आपका 10 का शेयर था और आप मार्केट में जब रीसेल कर रहे हैं तो 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या जनरल एंट्री होगी? आपके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर से आपकी शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि आपने एक्स्ट्रा में बेचा है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या मैम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा में बिक जाए? बिल्कुल होता है, अगर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती। तो आपके पास बैंक से कितने आए? 11 रुपए। शेयर कैपिटल लायबिलिटी सिर्फ फेस वैल्यू से चढ़ती है और 1 रुपए आपने क्या लिया है? प्रीमियम। बाकी जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने इशू करें उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है फर्स्ट केस। अगर आपने 10 का शेयर 11 में बेचा या 12 में बेचा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा केस, अगर 10 का शेयर था और 10 में ही बेचा गया, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, और क्या हो जाएगी? आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो बैंक में भी 10 रुपए आ रहे हैं और आपकी लायबिलिटी भी 10 रुपए चढ़ेगी, इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। थर्ड केस एंड द इंपॉर्टेंट वन, अगर आपने 10 का शेयर 8 में बेचा, रीसेल कर, ये डिस्काउंट नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है। ये दिखने में डिस्काउंट लग रहा है कि आपने 10 की चीज 8 में बेची, बट आप इस बात को ध्यान रखिए कि जितने का भी ये शेयर है, जब आपने फोरफिट करा था तो फोरफिट के टाइम पर ही आपको इस बंदे से कुछ पैसे तो मिल ही चुके। फिलहाल अगर आपने 10 का शेयर 8 में बेचा, तब हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो भी नुकसान हमें हो रहा है 2 रुपए का, इसे हम कहां से भरपाई करते हैं? जो हमने शेयर फोरफिट करते वक्त उस बंदे के पैसे जब्त करे थे ना,
वहां से ही हम इस लॉस को कवर अप कर लेंगे। तो इसलिए जो शेयर फोरफिटेड के टाइम पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ था, जहां हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं इन्हीं शेयरों के जब्त करे हुए, उसी में से हम इस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, तो उसको डेबिट कर दें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, और मैंडेट रिलीज शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होने वाला ही। शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही बढ़ेगी, चाहे आप 10 का शेयर 11 में इशू करो, 10 का शेयर 10 में, या 10 का शेयर 8 में। हाँ, बैंक से आपके पास 8 रुपए आए और 2 रुपए का जो नुकसान हुआ है, एक्चुअली में ये नुकसान है या नहीं अभी हमें पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे। फिलहाल अभी तो हमें 2 रुपए का जो नुकसान लग रहा है हम कहाँ से बेयर करेंगे? जो हमने शेयर जब्त करे हैं उनका पैसा भी तो आपने जब्त करके रखा है ना, वहीं से ये नुकसान की भरपाई। ये 3 केस है। इसका फोरफिटेड की एंट्री से कोई लिंक नहीं है, नॉर्मल आपने एंट्री करनी है देखते हुए कि आपने 10 का शेयर 11 में बेचा है तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा, 10 का शेयर 10 में बेचा है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, और अगर 10 का शेयर कम में बेचा है तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी नुकसान होगा वो हम कहाँ से निकालेंगे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट से, राइट। चलिए अब फाइनल एंट्री करते हैं, थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां पर हम फोर फीचर और रीइश्यू का जो कंपैरिजन है वो कर उसका जो प्रॉफिट होता है वो कहां पर डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। चलिए अब हमारे पास लास्ट जर्नल एंट्री आ गई है, कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री, कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री। इसके लिए बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जब आपने शेयर फोरफिट करे थे, राइट, जब आपने शेयर फोरफिट करे थे तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में आपने पैसा जब्त किया उस पर्सन का जिस पर्सन ने डिफॉल्ट डाला, और जब आपने री इशू करा तो री इशू के टाइम पर आपने ये देखना है कि क्या कोई फोरफिटेड अकाउंट डेबिट हुआ। बाकी ज्यादा नॉलेज आपको क्वेश्चन से हो जाएगी। आपने क्या कंपैरिजन करना है? आपने जब शेयर जब्त करे, मान लीजिए कि उसमें 5,000 रुपए आपने जब्त करें किसी शेयर होल्डर के, और जब आप री इशू कर रहे हैं तो 3 केस हो सकते हैं आपके पास, है ना। अभी जैसे हमने प्रीमियम वाला केस बताया और पार वाला केस बताया, तो उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करनी। वैसे जब आपने पैसे जब्त करे और जब आपने मार्केट में दोबारा वो शेयर बेचे, उनका कंपैरिजन करने के बाद आपकी जो फाइनल जर्नल एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की, वो हमारी जर्नल एंट्री बनती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अमाउंट आएगा भी ये नहीं आएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के कंपैरिजन पर। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि जब मैंने शेयर जब्त करे तो उस बंदे के हमने 5,000 रुपए अपने पास रख लिए। अब री इशू की एंट्री देखते हैं। अगर री इशू में पहला केस हुआ, यानी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा, ध्यान से समझिएगा, 5,000 रुपए का आपका जब्त करने का फायदा तो हो गया, लेकिन रीसेल करने पर आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज आपने एक्स्ट्रा में बेचा। तो सारा का सारा 5,000 रुपया जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब्त करते वक्त आपने 5,000 रुपए अपने पास रखे, लेकिन री इशू करते वक्त आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सारे 5,000 रुपए इसमें चले गए। दूसरा केस, अगर आपने पार पे बेचा, यानी आपको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो यहाँ पर भी सेम केस होगा। यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, राइट, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब भी जो 5,000 रुपए का आपको फोरफिटेड में पैसे पड़े हैं, सारा का सारा आपकी जेब में पड़ा था, और ये आपने रखा था कि चलो रीसेल करते वक्त अगर कोई नुकसान होगा तो इसमें से भर लेंगे। पर क्या आपको सेकंड केस में कोई नुकसान हुआ? नहीं, तब भी आपकी शेयर फोरफिटेड में यही अमाउंट चला जाए। लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड केस, जहां पर मैंने आपको बताया कि 10 का शेयर मैंने 8 में बेचा या 10 का शेयर मैंने 7 में बेचा, तो ऐसे केस में मेरा नुकसान हुआ, और इस नुकसान के केस में अभी आपने रीइश्यू की एंट्री में देखा कि मैंने शेयर फोरफिटेड डेबिट किया। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना, तो मान लेते हैं कि 5,000 रुपए जब्त के टाइम पे मैंने रखे थे, और जब मैंने री इशू करा, रीसेल करा, तो 3,000 रुपए शेयर फोरफिटेड के टाइम पे नुकसान हो गए। अब आपने 5,000 रुपए अपने पास रखे थे, 3,000 रुपए का अगर नुकसान हो गया तो भी आपके पास 2,000 रुपए बच गए, वो 2,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाए। यानी हमेशा आपने कंपेयर करना है फोरफिटेड के टाइम पर आपके पास क्या जब्त किया हुआ है, और जब आपने रीसेल करा तो क्या आपका कोई नुकसान हुआ। अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये सारा पैसा आपका कैपिटल रिजर्व बन गया, हमेशा का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने पार में बेचा, यानी 10 की चीज फिर से 10 में बेच दी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने 10 की चीज कम में बेची, तो जो 2 रुपए का नुकसान या 3 रुपए का जो भी नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम इस फायदे से कंपेयर करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो ये था पूरा कंसेप्ट शेयर फोरफिटेड का और कैपिटल रिजर्व का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से इस पर कमांड हो। फिलहाल के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, इसे समझने की कोशिश करिए।
मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप एक बार देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, तो दूसरी बार देखेंगे तब आपको जो बातें थोड़ी थोड़ी स्किप हो गई होंगी वो क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए, हमें सपोर्ट करिए, फीडबैक दीजिए किसी भी तरीके से अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।